गुड मॉर्निंग बच्चों। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, डोमेन एंड रेंज। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बेस्ड होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और हम इसमें पॉलिनोमियल और इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे जो यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। देखो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे देखो ए बी सी क्या है, ए बी सी कांस्टेंट है, ए बी सी ये क्या है, तीनों ही कांस्टेंट हैं, तीनों ही क्या है, कांस्टेंट हैं। यहां पे क्या ए बी सी रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तीसरे पॉइंट में हम लोग लिखेंगे ए बी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर भी हो सकता है और बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से, ठीक है। लेकिन हम पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस चैप्टर में ए बी सी को रियल नंबर मान के ही सारी एनालिसिस करेंगे। जो भी स्टडी करेंगे हम लोग ए बी सी को रियल मान करके करेंगे, ठीक है। यहां पे देखो ये जो ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है, ए को हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। ए को हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। ए को हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। और ए इस केस में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ए कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा, अगर ए 0 हो जाएगा, जैसे मान लो ए 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म, कौन सा टर्म, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये वाला टर्म बचेगा, ये चीज बचेगी। और इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते, ये एक लीनियर इक्वेशन होता है। क्या होता है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सिंपली एक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। अब अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन की, तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बी एक्स जो बीच वाला टर्म अगर प्रेजेंट है तो इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कहेंगे एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहेंगे, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बीच वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है, यानी b इंटू एक्स, यानी x वाला जो टर्म है वो प्रेजेंट नहीं है, तो किस फॉर्म में होगा ये जो होगा, ये जो होगा वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा। और इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतनी बात समझ में आई आपको। तो ये है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं, यहां पे अगर मैं एक चीज की और बात करूं,
ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म, ये वाला जो टर्म होता है सी जो होता है, वो क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, सी को क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म 0 है तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0 बचेगा। अगर x कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फैक्टर है, टू लीनियर फैक्टर। पहला फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है। ठीक है, इन दोनों का एक दूसरे में प्रोडक्ट है। तो ये 0 कब होगा? ये 0 हो सकता है जब x 0 हो और जब x की वैल्यू क्या हो? -b/a हो। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है, ये दोनों पॉसिबिलिटी। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म यानी c की वैल्यू 0 है तो उसका एक रूट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यहां पे और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर बीच वाला टर्म यानी bx टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों ही 0 हैं तो क्या होगा? जैसे तो क्या बचेगा यहाँ पे बस बचेगा ax² इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो a 0 नहीं हो सकता, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी बताया हमने। अब 0 क्या हो सकता है? ओनली x 0 हो सकता है। तो इसके दो रूट्स x1 इज इक्वल टू 0 आएगा और x2 इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर बीच वाला टर्म यानी bx 0 है और कॉन्स्टेंट टर्म c 0 है, उस केस में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या होते हैं? दोनों रूट्स 0 होते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये सारी बातें आपको हेल्प करेंगी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहां तक इतना समझ में आया आपको? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ए बी सी कॉन्स्टेंट होते हैं, ए बी सी रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसको a प्लस आयोटा के फॉर्म, आयोटा b के फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का और आयोटा b वाला टर्म जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुझे किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूट्स को कैलकुलेट करना है। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है यू आर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑल वेरिएबल x विच सेटिस्फाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको क्या करना है? x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि कहूं तो आपको x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिन्हें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो वो ऑलवेज क्या दें? 0 दें। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को? ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैं अगर बात करूं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है यू आर टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हो कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब बस ये होता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैलकुलेट करना। तो देखो हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन fx की बात करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, लिख सकता हूं यानी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर के फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा k कोई कांस्टेंट है, यहां पे x माइनस एल्फा इंटू x माइनस बीटा, ऐसे मैं लिख लूंगा। अब मैं क्या करूंगा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैलकुलेट करना होगा तो मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। इससे x की दो वैल्यू हमें मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा फर्स्ट फैक्टर, या सेकंड फैक्टर 0 होगा। यानी अगर फर्स्ट फैक्टर 0 होगा x माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो अल्फा मिल जाएगी। ठीक है, अगर ये वाला फैक्टर 0 सेकंड फैक्टर 0 होगा, यानी जब x माइनस बीटा
इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी बीटा। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पे देखो हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिखा है। ये दोनों फैक्टर डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ये दोनों फैक्टर का ये जो कांस्टेंट टर्म अल्फा और बीटा है रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ये दोनों फैक्टर इक्वल कब होंगे, जब अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर होगी। ठीक है, अब ये दोनों फैक्टर डिफरेंट कब होंगे, जब अल्फा विल नॉट बी इक्वल टू बीटा होगा। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखनी है। और क्या करना है, और ये दोनों फैक्टर में अल्फा और बीटा रियल कब होंगे, ये दोनों फैक्टर में जो कांस्टेंट टर्म अल्फा और बीटा है वो रियल कब होंगे, जब अल्फा और बीटा रियल होगा। अल्फा और बीटा क्या हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, और अल्फा और बीटा क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमारा मेन मोटिव है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना, और बाद में अगर इस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स कैलकुलेट करने होंगे तो जो भी हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर में इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया उसको इक्वल टू 0 पुट करके हम लोग उसके रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे। इस चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब मेन मोटिव हमारा ये है कि इसका फैक्टराइजेशन या प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर के रूप में इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे रिड्यूस करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। तो इसके देखो बहुत सारे मेथड हैं, इसके बहुत सारे मेथड हैं। यहाँ पे मैं एक मेथड आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। वो मेथड क्या है, जैसे मान लो f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, हमें इसको प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर के रूप में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लूंगा, एक मेथड यूज करूंगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, a को मैंने कॉमन ले लिया, a को कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बचेगा। यही तो बचेगा, यही बचेगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x को देखूंगा। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहां बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x b बाई ए है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x जो भी है उसका मैं हाफ ले लूंगा, यानी b बाई ए में 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये b बाई 2a हो जाएगा, और इसका स्क्वायर ले लूंगा। ठीक है, अब इस क्वांटिटी, ये जो नंबर मिला, इस नंबर को इस एक्सप्रेशन में एक बार ऐड कर दूंगा और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो इस एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, देखना, a x² प्लस b बाई ए को मैं ऐसे लिखूंगा, देखना, 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। इस तरीके से लिख सकता हूं या नहीं, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब मैं एक बार b बाई 2a के होल स्क्वायर को ऐड करूंगा, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, b बाई 2a का होल स्क्वायर को ऐड कर दिया, और इसी को मैंने क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया b बाई 2a के होल स्क्वायर को। तो इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या देखो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, अगर मैं b बाई 2a को a मान लूं, अगर मैं b बाई 2a को b मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। x को अगर a मान लूं तो ये a² हो जाएगा, प्लस 2 इंटू बी बाई 2a, 2 इंटू बी बाई 2a का ये b है, और x क्या है, यहाँ पे a है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2b इंटू ए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा या नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख पाऊंगा, देखना जरा, इसको मैं इस तरीके से लिख पाऊंगा, ax प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा b² माइनस 4a² माइनस c बाई a, यही तो बचेगा है,
यही बचेगा। अब देखो आगे क्या करेंगे हम लोग, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस रूट डी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसकी वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी, और ये होती है ए प्लस बी। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा, ये देखो ए को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a यहाँ पे x प्लस माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। ठीक है, अब ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, b, इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको मैंने कैपिटल डी मान लिया है। ठीक है, ये क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता है, यानी मैं लिखूं बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मैंने कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को मेजर करने में कि रूट क्या रियल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, इक्वल होगा या डिस्टिंक्ट होगा, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होती है को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है रूट डी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से तुम यहाँ पे देखोगे एफ एक्स जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था उसको हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर के रूप में क्या कर दिया, रिड्यूस या कन्वर्ट कर दिया। पहला फैक्टर ये होगा और दूसरा फैक्टर ये होगा। ठीक है, ये दोनों फैक्टर के बीच क्या है, या मल्टीप्लिकेशन है, यानी दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट है, और इसके आगे क्या है, a है, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स कैलकुलेट करने हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली क्या करना होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को जो हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर के रूप में इसको रिड्यूस किया है, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। इक्वल टू 0 पुट करने के बाद देखो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 किन किन कंडीशन में होगा। पहली कंडीशन देखो, यहाँ पे जो a है वो लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a तो कभी 0 हो नहीं सकता, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। पहली बात, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये 0 कब होगा, जब फर्स्ट फैक्टर जो ये वाला फैक्टर है वो 0 है। अगर ये वाला फैक्टर 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट निकल के आएगा, इसको मैंने x1 यानी x, इसको अगर इक्वल टू 0 पुट करोगे तो पहले रूट को मैंने x1 से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये क्या निकल के आएगा, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, ये दूसरा पहला रूट ये निकल के आएगा, और ये पूरा एक्सप्रेशन 0 कब होगा, जब दूसरा फैक्टर 0 हो। जब दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर पुट करोगे तो दूसरा रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकल के आएगा, x2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। इतनी बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इन दोनों रूट्स को कंबाइंड रूप में हम लिखने की कोशिश करें तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी की जगह मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट कर देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जो ये चीज मैंने अभी लिखी है यहाँ पे, जो ये चीज मैंने अभी लिखी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं,
इसको हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या कहते हैं? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला या श्रीधराचार्य। कई बहुत सारी बुक्स में श्रीधराचार्य लिखा होता है। श्रीधर आचार्य कौन थे? ये एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और फिलोसफर थे। कब थे ये? जब हमारे इंडिया में जब पाल डायनेस्टी थी, मतलब मैं बात करूं तो करीब 8 AD टू 10 AD के बीच की बात है। इनके बीच में 9 AD के 9वीं शताब्दी में जो है इनका जन्म हुआ था बंगाल में। हुगली नदी जो है ना, हुगली रिवर, उसी के आसपास, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, हुगली रिवर के आसपास इनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। और ये बहुत बड़े ही, बहुत मतलब अपने समय के बहुत एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ज़ीरो पे बहुत सारे काम किए। ठीक है, इन्होंने जैसे उन्होंने लिखा कि किसी नंबर में अगर हम लोग ज़ीरो को ऐड करते हैं तो वो नंबर ही मिलता है, अगर किसी नंबर से हम लोग ज़ीरो को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर ही मिलेगा। इन्होंने ये बताया कि किसी भी नंबर में अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। ये 3 चीज़ें इन्होंने ही बताई थी। ठीक है, इससे पहले ये चीज़ कोई नहीं जानता था। ठीक है, ज़ीरो का इन्वेंशन इन्होंने नहीं किया, लेकिन ज़ीरो पे इन्होंने वर्क बहुत किया था। इन नंबर सिस्टम में इनका वर्क बहुत उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, तो ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसको कहते हैं। इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे मैं बात करूं कि, तो यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 रूट्स निकाले। पहला रूट्स निकाला क्या? -b प्लस रूट d बाई 2a। और दूसरा रूट हम लोगों ने क्या निकाला? दूसरा रूट निकाला -b माइनस रूट d बाई 2a। यही तो निकाला। यहाँ पे d की वैल्यू क्या है? यहाँ d है b स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो, हम लोग यहाँ पे एक चीज जानने की कोशिश करेंगे। केस 1 लिखो यहाँ पे। केस क्या लिखो? केस 1। अगर मान लो केस 1 की बात करूं मैं, केस 1 यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? व्हेन वैल्यू ऑफ d इज ग्रेटर देन 0। व्हेन, मान लो अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में दोनों ही रूट्स क्या होंगे? किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर हम लोग रूट लेते हैं तो क्या मिलता है? एक रियल नंबर मिलता है या नहीं? एक रियल नंबर हमेशा मिलेगा। तो पहला भी रूट रियल होगा और दूसरा भी रूट रियल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बोथ रूट विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोथ रूट विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, पहला रूट तो, पहले ही कंडीशन तो ये आ गई, पहला केस ये कि दोनों ही रूट्स क्या हों? दोनों ही d की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 हो। केस नंबर 2 की अगर हम बात करें तो केस नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे, केस नंबर 2 में कि जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो इस केस में क्या होगा? देखो, अगर यहाँ पे 0 पुट करोगे, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, तो x1 और x1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? -b बाई 2a। और x2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? ये भी आएगी -b बाई 2a। तो इस दोनों ही केस में क्या होगा? दोनों ही रूट क्या होंगे? रियल और इक्वल होंगे। बोथ रूट विल बी रियल, बोथ रूट विल बी रियल एंड इक्वल। ठीक है, दोनों ही रूट क्या होंगे? रियल और इक्वल होंगे। केस नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। केस नंबर 3 में क्या होगा? केस नंबर 3 में अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो, d की वैल्यू अगर लेस देन 0 का मतलब d नेगेटिव हो, तो अगर किसी नेगेटिव नंबर का हम लोग रूट लेते हैं तो क्या आता है? हमेशा इमेजिनरी नंबर आएगा।
तो पहला भी रूट इमेजिनरी होगा, दूसरा भी रूट इमेजिनरी होगा। मतलब इमेजिनरी का मतलब लिखो पहले, बोथ रूट विल बी इमेजिनरी, बोथ रूट विल बी इमेजिनरी। क्या है, दोनों ही रूट इमेजिनरी होंगे, यानी दोनों रूट किस फॉर्म में होंगे, दोनों रूट्स होंगे a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। ठीक है, रूट्स क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। तो अगर एक रूट a प्लस आयोटा बी होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस आयोटा बी। ठीक है, ये तब पॉसिबल है, हमेशा याद रखना कि इसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स कहते हैं। ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, दूसरा a माइनस आयोटा बी, इन दोनों नंबर को क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी a b c क्या हो, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर हो। ठीक है, तभी ये पॉसिबल होगा कि एक रूट अगर आप मान लो 2 प्लस 3 आयोटा है तो दूसरा रूट 2 माइनस 3 आयोटा होगा। ठीक है, अगर a b और c दोनों ही क्या हैं, तीनों ही क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर हो, तो ये जरूरी नहीं है कि पहला रूट 2 प्लस 3 आयोटा है तो दूसरा रूट 2 माइनस 3 आयोटा होगा। हो सकता है कि जैसे मान लो पहला रूट 2 आयोटा है तो दूसरा रूट 4 हो। ठीक है, किस केस में, ये केस तब होगा जब a b और c डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो। ठीक, ये इस केस में होगा। तो ये हम लोगों ने 3 कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, दिस कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, फिर इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। फिर पढ़ेंगे हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट पढ़ेंगे, डोमेन एंड रेंज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किस शेप का होता है, किस टाइप का होता है। इसके लिए जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैं क्या कर रहा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर के फॉर्म में रिड्यूस कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा था। क्या लिखा था, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्या लिखा था, a x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a स्क्वायर, यही तो लिखा था। बीच में ये चीज़ आई थी एक बार, तो a को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लूँ तो मैं इसको ऐसे लिख पाऊँगा, a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a, लिख पाऊँगा या नहीं। अगर d बाई 4a को मैं इस तरफ ले आऊँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, y प्लस d बाई 4a इज इक्वल्स टू a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे y प्लस डी बाई 4a को y प्लस डी बाई 4a को अगर मैं कैपिटल Y मान लेता हूँ, और x प्लस बी बाई 2a को अगर मैं कैपिटल X मान लेता हूँ, x प्लस बी बाई 2a को अगर मैं कैपिटल X मान लेता हूँ, तो मैं इस इक्वेशन को, इसको कैसे लिख पाऊंगा बताओ। इसको मैं लिख पाऊंगा, इसको मैं सिंपली लिख पाऊंगा y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख पाऊंगा या नहीं। अभी देखो, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब मैं फंक्शन पढ़ा रहा था वहाँ पे मैंने बताया था कि ये क्या होता है, ये इक्वेशन होता है एक पैराबोला का। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ तो जैसे मैं अगर बात करूं तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस टाइप का होता है, एक पैराबोलिक ग्राफ होता है। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं तो ये अगर y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा या नहीं। ये कब किस केस में है, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। वहीं पे अगर मैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर की बात करूं तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, इसका ग्राफ जस्ट इसका मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा या नहीं, ऐसे हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं y इज इक्वल टू ये लिख दूं, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर लिख दूं, तो अगर इसका ग्राफ मैं प्लॉट करूंगा तो इसका ग्राफ डिपेंड करेगा a पर, a के साइन पे। a अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ इस तरीके से आएगा, a अगर नेगेटिव होगा तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। इसी तरह अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, a पे, लीडिंग कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। लीडिंग कोफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ इस तरीके से आएगा, और लीडिंग कोफिशिएंट अगर लेस देन 0 होगा तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो हम यहाँ पे दो केसेस डिस्कस करेंगे। कौन से केसेस, यहाँ पे हम लोग दो केसेस डिस्कस करेंगे। पहला केस, यहाँ पे हम लोग दो केसेस डिस्कस करेंगे। पहला केस डिस्कस करेंगे जब लीडिंग कोफिशिएंट, केस फर्स्ट लिखो यहाँ पे, केस फर्स्ट, जब लीडिंग कोफिशिएंट a इज ग्रेटर देन 0, यानी a की वैल्यू जो जब होगी पॉजिटिव होगी, और जब केस 2 की बात करेंगे, केस 2 में जब a की वैल्यू लेस देन 0 होगी यानी लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। अगर लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ किस तरीके से आएगा, देखो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे भी मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक। ये क्या है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। ये क्या है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है या नहीं, ठीक है। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ ड्रॉ करना है व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0। तो मैं ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक शेप का होता है। ये क्या है, पैराबोला ही है ना, दिस वन इज कॉल्ड पैराबोला, पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक शेप का होगा। तो a ग्रेटर देन 0 के लिए जो ग्राफ पैराबोला का जो फेस होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा, इस तरीके से। और a इज लेस देन 0 के लिए जो पैराबोला का फेस होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो पैराबोला ओपन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे पैराबोला ओपन कहाँ हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ये a ग्रेटर देन 0 के लिए, वो a लेस देन 0 के लिए, ठीक है। अब देखो इस केस की मैं बात करूँ तो अगर मैं x इज इक्वल टू x1 पे बात करूँ तो यहाँ पे कोई वैल्यू मिलेगी या नहीं, यहाँ पे y1 वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे x इक्वल टू x1 पे जो वैल्यू मिल रही है y1, वो y1 क्या होगी, y1 जो होगी वो मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ y होगी। y क्या है यहाँ पे, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसी का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं a ग्रेटर देन 0 के लिए और a लेस देन 0 के लिए। तो x इज इक्वल टू x1 पे y1 वैल्यू मिली, और y1 वैल्यू क्या होगी, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी। तो देखो इस पॉइंट को जहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलती है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 और y1 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 और y1 हो जाएगा। अगर x1 और y1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे मैंने माना था कैपिटल Y को क्या माना था, कैपिटल Y को मैंने माना था y प्लस d बाई 4a, और कैपिटल X को क्या माना था, x प्लस b बाई 2a। तो अगर x1 और y1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है
तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, कैपिटल X को 0 के बराबर पुट करो, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू मिल जाएगी। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b/2a आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल Y की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y1 की वैल्यू मिल जाएगी। y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -d/4a हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। y1 इज टू -d/4a और x1 इज टू -b/2a। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे -b/2a और -d/4a। ये कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ये यहाँ पे निकालना था ना, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है -b/2a और -d/2a। इस केस में भी क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा, देखो जब a < 0 है, इस केस में ग्राफ इस तरीके से होगा। और अगर x = x1 पे y1 वैल्यू मिल रही है y1, तो y1 वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे y1 जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y होगी। y क्या है, y = fx = ax² + bx + c है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक। y1 की यहाँ पे y1 क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y1 होगा, y होगा। तो अगर आपको यहाँ पे y1 और ये पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y1 मिलेगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेक्स। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 होंगे, ठीक है। अगर आपको y1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, जैसे हम लोगों ने इस केस में y1 और x1 कैलकुलेट किया था ना, वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू यानी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या आ जाएंगे, -b/2a और -d/4a, ठीक है। दोनों केस में ये आ जाएंगे, ठीक। और अगर मान लो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y यानी y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -d/4a। इतनी बात समझ में आई आपको, -d/4a। तो हम लोगों ने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। जो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो इस केस में मिलेगी जब a > 0 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो इस केस में मिलेगी जब a < 0 है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कैलकुलेट कर लिया। अब क्या कैलकुलेट करना है, अब हमको एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं। देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे लाइनें ड्रॉ करूं इस पैराबोला पे, जैसे मान लो एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली, ठीक, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती क्या है, ठीक है। मैंने बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर ली। अब देखो हर एक लाइन इस पैराबोला को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे मैं इस लाइन की सबसे नीचे वाली लाइन की बात करूं तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। इस लाइन की बात करूं तो ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। इस लाइन की बात करूं एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। इस लाइन की बात करूं एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट इस और इस पॉइंट का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा। और इन पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला दें तो हमें एक लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो इस पैराबोला के वर्टेक्स से होकर के जाएगी और y एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस पैराबोला, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस पैराबोला। ये क्या होता है, y एक्सिस के पैरेलल होता है, ये वर्टेक्स से होके जाता है। तो अगर वर्टेक्स से होकर के जा रहा है तो और y एक्सिस के पैरेलल है, तो हम लोग इस लाइन, ये जो लाइन है, इसके इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा x = -b/2a। जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा, ठीक है। सिर्फ इन सेम मैनर
ये यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये होगी, ठीक है। इसका भी इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। तो हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री जान गए। अब क्या है, हम लोग देखो हम लोग सबसे पहले जानते हैं डोमेन और रेंज क्या होता है। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो उसके अगर डोमेन की बात करूं तो किसी भी पॉलिनोमियल का डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर होता है। कोई भी पॉलिनोमियल हो, कितने भी डिग्री का हो, उसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा। डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की वो सभी वैल्यू जिसके लिए वाई, जो जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, एफ एक्स डिफाइंड हो या वाई डिफाइंड हो। यानी या दूसरे शब्द में मैं कहूं तो x की वो सभी वैल्यू जिसके लिए हम लोग y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, वही क्या कहलाती है, उस फंक्शन की डोमेन कहलाती है। तो इस केस में सभी पॉलिनोमियल के केस में जो उसका डोमेन होता है, वो जो फंक्शन होता है या कोई भी पॉलिनोमियल होता है, वो x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। मतलब x में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि ये वैल्यूज हमें लेनी है और ये वैल्यू नहीं लेनी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर होता है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, इसलिए इसका डोमेन भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डोमेन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डोमेन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, डोमेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। अब जैसे रेंज की बात करें हम लोग, रेंज क्या होता है, अब जैसे मान लो रेंज की बात करें तो इसका रेंज डिपेंड करेगा कि ए की वैल्यू, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट ए है तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में अगर हम डोमेन की रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a टू इन्फिनिटी। ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, माइनस डी बाई 4a से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है। यानी y मिनिमम से इन्फिनिटी, y1 क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो इसका हम लोग अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या लिखेंगे हम लोग रेंज क्या लिखेंगे, रेंज यहां पे लिखो रेंज, रेंज पहला केस क्या है, पहला केस ये है जब a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0, यानी जब लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, यानी लीडिंग कोफिशिएंट जब पॉजिटिव है, उस केस में y बिलोंग्स टू क्या होगा, y बिलोंग्स टू होगा क्लोज इंटरवल y मिनिमम टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल। और y मिनिमम की वैल्यू क्या है, y मिनिमम की वैल्यू है माइनस डी बाई 4a। ये माइनस डी बाई 4a है, क्या है, जो पैराबोला होगा उसके वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट, यानी वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा उसका ऑर्डिनेट है माइनस डी बाई 4a टू इन्फिनिटी, ठीक है। यही इसका रेंज हो जाएगा। और केस नंबर अगर 2 लिखें हम लोग, केस नंबर 2 की बात करें तो केस नंबर 2 में जब लीडिंग कोफिशिएंट लेस देन 0 होगा, उस केस की बात कर रहे हैं, जब लीडिंग कोफिशिएंट लेस देन 0 होगा, इस केस में जो रेंज की हम लोग बात करेंगे तो रेंज की बात की, जैसे y की जो वैल्यू वेरी कर रही है वो कहाँ से, y मैक्सिमम टू माइनस इन्फिनिटी वेरी कर रही है, या हम लोग कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू y मैक्सिमम तक वेरी हो रही है, वेरी कर रही है, ठीक है। तो इसका रेंज हम लोग क्या लिखेंगे, इसका रेंज इस केस में हम लोग रेंज लिखेंगे y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू y मैक्स। और y मैक्स क्या है, y मैक्स यहाँ पे क्या है, देखो y मैक्स है ये माइनस डी बाई 4a, और ये माइनस डी बाई 4a क्या है, पैराबोला के वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है, पैराबोला के वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट यानी y1 है, ठीक है, y1 है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे तो हम लोग लिख सकते हैं केस 2 में व्हेन लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज लेस देन 0, इन दिस केस द रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a,
ठीक है। तो ये दो अलग अलग केसेस में हम लोगों ने रेंज निकाल ली। पहले केस में ये रेंज आई और दूसरे केस में ये वाली रेंज आई। तो इस तरीके से हम लोगों ने डोमेन, रेंज, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। ठीक है। अब देखो एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। कैलकुलेट लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वही लीडिंग कोफिशिएंट होता है। तो पहले में अगर लीडिंग कोफिशिएंट की बात करें तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, इसलिए लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। दूसरे में रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग? देखो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपली इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो। जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो और स्क्वायर करके एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्सट्रैक्ट कर दो। तो अगर हम ये चीज करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, 1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x के का हाफ है। इसको एक बार ऐड कर दिया और एक बार क्या कर दिया हम लोगों ने? सब्सट्रैक्ट कर दिया, सॉरी, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क पड़ा नहीं और परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया। तो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 हो जाएगा या नहीं? और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। यानी x की दो वैल्यू आ जाएगी, इसके दो रूट्स आ जाएंगे। पहला रूट क्या आ जाएगा? x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 1 प्लस रूट 2 और x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 1 माइनस रूट 2। ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने रूट्स को कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको ये वाला मेथड नहीं चाहिए तो आप श्रीधराचार्य मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है? श्रीधराचार्य मेथड होता है x इज इक्वल टू, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। इसमें a b c की वैल्यू पुट करोगे तो दो रूट्स कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे। यही रूट एक बार आएगा माइनस 1 प्लस रूट 2 और दूसरा माइनस 1 माइनस रूट 2। तो इस तरीके से हम लोग रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, जैसे तीसरे पॉइंट में की मैं बात करूं, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स की बात हो रही है। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स की बात हो रही है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है और पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। यही तो होता है, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। तो अगर हम b, a, d और माइनस 4a की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? b की वैल्यू क्या है? देखो b की वैल्यू 2 है तो माइनस 2 और a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1। और ये क्या हो जाएगा? d की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर। d की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है? 2 है तो ये 4 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1 यानी ये हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये माइनस डी क्या हो जाएगा? माइनस 8 बाई 4 इंटू 1 और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 2। ठीक। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या हो जाएंगे? माइनस 1 और माइनस 2। ठीक है। ऐसे निकाल लो या एक तरीका और है निकालने का। आप क्या करो? इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो। इसका क्या करो? परफेक्ट स्क्वायर। हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है नहीं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाया है हम लोगों ने। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों ने बनाया है। तो परफेक्ट स्क्वायर जब हम लोगों ने बनाया है तो हम लोगों ने क्या लिखा है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर और क्या लिखा है? माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा x माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर
प्लस माइनस 2 इज इक्व टू 0। अब इस इक्वेशन का जो मैंने ये लिखा है उसका कंपेयर करो x माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस यहां पे k से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये a है, ठीक है। इससे कंपेयर करोगे तो यहां पे देखो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू -1 आ जाएगी और k की वैल्यू भी -2 आ जाएगी। तो ये जो हम लोगों ने लिखा है, ये वाला जो इक्वेशन लिखा है, ये इक्वेशन लिखा है, ये वर्टेक्स फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स फॉर्म है, जहां पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, h, k हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, -1, -2, तो ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है। अब देखो y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए जो तुम्हें ये गिवन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वो क्या गिवन है, वो गिवन है x² + 2x - 1। y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने का मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है, जो पैराबोलिक ग्राफ है, वो y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जैसे मैं बात करूं तो ये जैसे मान लो इस टाइप का कहीं इंटरसेप्ट y एक्सिस पे, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस, और पैराबोला का ग्राफ जो है वो इस पॉइंट पे 0, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका की एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है 0, y को। तो अगर y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आपको क्या करना होगा, x को 0 के बराबर पुट करना होगा। क्या करना होगा, x = 0 के बराबर पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू -1 मिल जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0, -1, ये हो जाएगा आपका y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट आपका हो जाएगा 0, -1। और x इंटरसेप्ट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें x इंटरसेप्ट पूछ रहा है। x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने का मतलब ये होता है कि आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने हैं। क्यों, क्योंकि देखो जैसे अगर मान लो कोई किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो पॉइंट A ये हो गया और पॉइंट B क्या हो गया, ये हो गया। अगर x एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट A पे और दूसरा पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो A के कोऑर्डिनेट को अगर मान लो मैंने x1, 0 मान लिया और दूसरे कोऑर्डिनेट को x2, 0 मान लिया, तो इन दोनों पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको y को इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में y को 0 के बराबर पुट करना होगा। क्योंकि x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स का जो कोऑर्डिनेट होता है यानी y कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसको y को 0 पुट करोगे तो x² + 2x = -1 = 0 हो जाएगा। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे यानी इसके रूट्स कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, x1 की वैल्यू मिल जाएगी और x2 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कहाँ पे सॉल्व किया है, यहाँ पे देखो x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है -1 + √2 और x2 की वैल्यू क्या है, -1 - √2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे A और B जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1, 0 और x2, 0। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, x इंटरसेप्ट। अगर डोमेन की बात करूं तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो डोमेन होता है वो क्या, ऑल रियल नंबर होता है। क्या होता है, ऑल रियल नंबर। किसी भी ए पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, इसलिए इसका डोमेन ऑल रियल नंबर। अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, या x बिलोंग्स टू मैं लिखूंगा -∞ to ∞। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। और अगर रेंज की बात करूं तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, रेंज कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है।
लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है जो ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ जो आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा, इस तरीके से कुछ ग्राफ आएगा। और इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a होगा, यही तो होगा, ठीक है। तो इस ग्राफ की जो वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस डी बाई 4a, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। मतलब ये ग्राफ जो वेरी करेगा माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी तक वेरी करेगा, इसलिए इसका जो रेंज होगा, हम लोग जो रेंज लिखेंगे y बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल माइनस डी बाई 4a टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, जैसे d की वैल्यू अगर हम लोगों ने कैलकुलेट की है, तो d की वैल्यू हम लोगों ने क्या कैलकुलेट की है, 8 के बराबर कैलकुलेट की है। तो d की वैल्यू अगर 8 है तो माइनस 8 बाई 4, a की वैल्यू 1 है तो 4 हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी, तो बिलोंग्स टू माइनस 2 टू इन्फिनिटी, ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।